Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today is lecture 10 that is about cellular respiration from the 6th chapter of biology bioenergetics. So let's begin the video. सेलुलर रिस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। बायो एनर्जेटिक्स में हम दो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया। इसमें हमने देखा था लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस, ठीक है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, वो सारे फोटोसिंथेसिस में आते थे। अब हम देख लेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन। इसकी बात करें तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही होना है, ठीक है। ये जितने भी लिविंग, मतलब एक लिविंग करेक्टर है ये, कि अगर कोई चीज़ जानदार है तो उसके अंदर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होना है, ठीक है। अब ये सेलुलर रिस्पिरेशन, आपने पूरा वर्ड याद रखना, सेलुलर रिस्पिरेशन, क्योंकि नेक्स्ट हमने एक्सटर्नल रिस्पिरेशन की भी बात करनी है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनकी ब्रेकडाउन होती है और जो उनमें एनर्जी पैक होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज होगी उसमें एनर्जी स्टोर होती है। अब जैसे ही उनकी ब्रेकडाउन होगी, उनकी ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। अगर हम इसको समराइज करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट इज ग्लूकोज। इसकी ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। और इसके साथ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी थी ये पैक थी, वो एनर्जी जो कि पैक है इस ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन। अब हम इसकी बात करते हैं। तो जो अरेंजमेंट्स होती है ग्लूकोज के अंदर एटम्स की, वो जो है उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है। अब जो ग्लूकोज होते हैं, देखिए अगर आप देखें तो एटम्स ही हैं, वही एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, वही एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन एनर्जी इसके अंदर पैक है, इनके अंदर क्यों एनर्जी नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो ये बात करते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो इनके अंदर एनर्जी स्टोर है, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि उनमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है एज कम्पेयर टू दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कभी भी उतनी एनर्जी स्टोर नहीं होती जितनी के ग्लूकोज के अंदर जो है वो अरेंजमेंट से एनर्जी स्टोर होती है। अब इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि ग्लूकोज के अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एनर्जी कम स्टोर है, इसकी रीज़न क्या है। तो रीज़न की बात करें तो इसकी रीज़न ये है कि जो कार्बन होते हैं हमारे पास ग्लूकोज, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ना वो। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और इस तरह का कोई, इसलिए जो है इनमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। और ऐसा कोई बॉन्ड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्टोर नहीं है, इसलिए उसमें जो एनर्जी है वो प्रेजेंट नहीं होती। बेसिक इवेंट्स की बात करते हैं रिस्पिरेशन की, सेलुलर रिस्पिरेशन की, तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजली, ठीक है, मोस्टली जो है वो ग्लूकोज को ही एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए ग्लूकोज को जो है वो रिस्पिरेटरी फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसके लिए जो है वो फ्यूल का वर्ड यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन के। सेलुलर रिस्पिरेशन की कितनी टाइप्स हैं, तो सेलुलर रिस्पिरेशन को डिस्कस करें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एनएरोबिक एंड द सेकंड वन इज एरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक का दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। ये वो प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ठीक है। अगर तो जो हमने वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज है ना बेसिक रिस्पिरेटरी फ्यूल, अगर तो जो उसकी ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही है, तो उसको बोला जाता है एनएरोबिक। और अगर जो उसकी ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसको बोला जाता है एरोबिक रिस्पिरेशन। पहले स्टेप की बात करें, जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा, 6 कार्बन ये स्ट्रक्चर है, तो ये 3 कार्बन में टूटता है, उसको बोला जाता है पायरोविक एसिड, ठीक है। आपने याद रखना है ग्लूकोज 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो ये 3-3 कार्बन में डिवाइड हो जाता है। जो 3 कार्बन बनते हैं उसको कहते हैं पायरोविक एसिड, जिसमें टूटेगा। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये जो स्टेप है ये दोनों टाइप्स में सेम है, एरोबिक में भी ऐसे ही होता है और एनारोबिक में भी ऐसे ही होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरोविक एसिड में जो है वो टूटता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शंस होने हैं पायरोविक एसिड से वो डिफरेंट है, वो एनारोबिक के भी डिफरेंट है, एरोबिक के भी डिफरेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनारोबिक क्या होता है और एरोबिक रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स क्या है, इनमें किस में जो है वो जो होता है ग्लूकोज होता है, और उस पायरोविक एसिड में टूटने के बाद पायरोविक एसिड से नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एरोबिक के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपने इनका इंट्रोडक्शन याद रखना है कि पहला स्टेप जो है वो इनमें सेम होता है, और सेकंड में पायरोविक एसिड जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में टूटता है, जिसकी बेस पे जो है वो इनको क्लासिफाई किया गया, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया।
अब हम देखते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इससे पहले हमने देखी थी सेलुलर रिस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज को ब्रेकडाउन जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसको तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनका आपस में एक्सचेंज होता है, वो ठीक है वो चेंज होती हैं इन ऑर्गेनिज्म से और इन्वायरमेंट से। अब जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, सो दिस प्रोसेस इज नाउन एज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन में आपने लिखना है कि जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में आपने लिखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो इनटेक करते हैं, उसको अंदर लेके जाते हैं बॉडी के, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को ब्रीथिंग का प्रोसेस भी जो है वो बोला जाता है। सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है एनर्जी वो ये एक ऐसा प्रोसेस इसमें जो एनर्जी है वो सेल को अवेलेबल होती है। कैसे अवेलेबल होती है? फूड की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। फूड की ऑक्सीडेशन की जाती है जो सेल के अंदर फूड होता है और उससे जो है वो एनर्जी जो है वो बनाई जाती है। और इन रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शंस बहुत ऐसे जो रिएक्शंस हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, लाइक फ्रॉग, माइस, प्लेनेरिया, ठीक है, मशरूम्स, रेडिशेस, ये इन सब के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है ये पाए जाते हैं, जो कि हमारे अंदर मतलब ये सिमिलरिटी है इनके साथ कि ये मैंने आपसे पहले बात की कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये पाया जाता है। तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन और इसकी टाइप्स, और इसके बाद जो है वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।